आज के फर्स्ट सेशन के अंदर हम लोग एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बताती चलूं कि लास्ट क्लास से हमने क्लास को 2 भागों में बांट दिया है। जो फर्स्ट सेशन है उसमें हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकंड जो है हमारा जो सेशन रहेगा क्वेश्चंस का रहेगा। जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आज जो हमारा है फर्स्ट सेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक है एजुकेशनल असेसमेंट है, जिसके अंदर हम असेसमेंट क्या है, असेसमेंट के टाइप क्या है, एजुकेशनल असेसमेंट क्या है, एजुकेशन असेसमेंट का पर्पस क्या है। तो बहुत कुछ है इसमें फर्स्ट सेशन में, और सेकंड सेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे ये जो नॉलेज है सभी तक पहुंच सके। सबसे पहले देखते हैं कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट वर्ड जो है, असेस वर्ड है, वो लैटिन भाषा के वर्ब से असीडर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू सिट विद। यहाँ टू सिट विद का मतलब है कि एक जो स्टूडेंट है वो एक लर्नर के साथ बैठेगा और उसे असेस करेगा। और असेसमेंट जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठे करते हैं, गैदर करते हैं और उसका एक डाटा बनाते हैं। और ये डाटा कहाँ से आता है? ये डाटा आता है बच्चे से। जो स्टूडेंट होता है उसी से ये डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसे डीप जो है उसके साथ स्टडी की जाती है कि उसे कितना आता है, कितनी चीज़ों को वो समझ पाता है, उसे नॉलेज कितनी है, किसी चीज़ को क्या जानता है वो जब सब इंफॉर्मेशन हम एक जगह कलेक्ट करते हैं बच्चे की, तो वही जो डाटा होता है वो हमारे एजुकेशन में बहुत काम आता है। उसी डाटा को कहा जाता है असेसमेंट। असेसमेंट कई तरीके के होते हैं: क्लिनिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, बिहेवियर असेसमेंट, एजुकेशनल असेसमेंट, फंक्शनल असेसमेंट। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एजुकेशनल असेसमेंट होता क्या है। डेफिनेशन देखते हैं एजुकेशनल असेसमेंट की। Educational assessment involve the gathering and analysis of information about student performance and his design informed practice. It identifies what students now understand and do and the field different stage in the learning. जैसे कि हमने पहले भी मैंने बताया था कि एजुकेशनल असेसमेंट हो या किसी तरीके का भी असेसमेंट हो, उसके अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको एनालिसिस करना ही असेसमेंट कहलाता है। और एजुकेशन असेसमेंट में जो होता है, इंफॉर्मेशन गैदर होती है, उसको एनालिसिस करना है इंफॉर्मेशन को, और वो भी जो कहाँ से आई है, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के द्वारा जो हमें मिली है, जो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है उससे जो हमें मिली है। और ये जो है पर्टिकुलर एक तरीके के डिज़ाइन किया जाता है असेसमेंट, जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उससे हम लोग ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आप इंफॉर्मेशन जो है इस तरीके से असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे को ऑब्जर्व करें, दैट्स इट। ऑब्जर्व करके असेसमेंट करके उसे इन्फो पर्टिकुलर आपको एक टूल चाहिए, आपको टूल यूज करना है, उसे बच्चे को एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस फॉलो करना है असेसमेंट का, देन इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उसको एनालिसिस करना है। ये पूरा एक टूल आप यूज करेंगे, उसके द्वारा आप एजुकेशनल असेसमेंट करेंगे। आपको पता है बहुत सारे टूल्स अवेलेबल भी हैं सभी डिसेबिलिटीज के लिए। इसके अलावा जो है इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट जो है क्या जानता है और किस चीज़ों को समझता है, क्या फील करता है। हर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की जितनी स्टेजेस हैं उसके अंदर उसकी फीलिंग, उसकी नॉलेज, उसका अंडरस्टैंड हमें जानना है और उसको एनालिसिस करना है उस इंफॉर्मेशन के अंदर। एजुकेशन असेसमेंट का पर्पस जो है, सबसे पहला पर्पस और मेन है कि स्टूडेंट कितना जानता है उसे फाइंड आउट करना है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है और कितना कर सकता है,
ये जानना, कोई भी अगर आप एक्टिविटी दे रहे हैं वो कर सकता है या नहीं कर सकता है, अगर जो कर लेता है वो फिजिकल प्रॉम्प्ट से कर सकता है, वर्बल प्रॉम्प्ट से करता है, तो उस चीज़ के बारे में फाइंड आउट करना। इसके अलावा जब बच्चे को एक्टिविटी कोई कर रहा है वो किस तरीके से करता है, किस वे से करता है कोई भी टास्क, उसके बारे में भी हमें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें अगर बच्चे के फ्यूचर में अगर हमें अचीव करना है कोई गोल, तो हमें ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि कोई भी वो अगर वो एक्टिविटी कर रहा है तो किस वे में कर रहा है। इसके अलावा जब वो कोई भी काम करता है तो वो कैसा फील करता है, वो इंटरेस्ट से कर रहा है उस काम को, मतलब खुश होके कर रहा है, बर्डन करके कर रहा है, या एज अ वर्क ले रहा है, वो किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी करते हुए क्या फील कर रहा है, हमें वो भी फाइंड आउट असेसमेंट के द्वारा होता है। इसके अलावा जो असेसमेंट से हमें बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में पता लगता है, बच्चों की नीड, बच्चों की स्ट्रेंथ, बच्चों की वीकनेस के बारे में भी पता लगता है, और बच्चों की ज़रूरतों के बारे में पता लगता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा असेसमेंट के द्वारा एक ये प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग होती है, तो एक डाटा रेडी होता है जिसके अंदर बच्चे की नॉलेज के बारे में, बच्चे की नीड के बारे में, बच्चे की हैबिट्स के बारे में, वीकनेस, स्ट्रेंथ, सारा कुछ एक डाटा के रूप में कलेक्ट होता है। ऐसे नहीं कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व ही है, कहीं कुछ रिकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। असेसमेंट एक प्रोसेस है और रिकॉर्डिंग होती है पर्टिकुलर, तो वो भी इसका ही असेसमेंट की वजह से होता है, जो एक मेन पार्ट है। इसके अलावा जो मैं कह सकती हूँ, जो एजुकेशन असेसमेंट का पर्पस है, बच्चों के लिए एक सही गोल को चूज करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से एक गोल चूज करने में टीचर्स को हेल्प मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट को मॉनिटर करने में बहुत अच्छे से हेल्प मिलती है, गोल्स को सिखाने में हेल्प मिलती है, क्योंकि बच्चे की स्ट्रेंथ हमें पता लग जाती है कि बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसी हिसाब से बच्चे को गोल हम प्रेजेंट करते हैं। एकदम से इतना बड़ा टास्क हम मैं नहीं उठा लूंगी। अगर बच्चा माइल्ड है, मुझे पता लग रहा है असेसमेंट से बच्चे का लर्निंग प्रोसेस अच्छा है, माइल्ड है, तो क्या होगा, मैं टास्क थोड़े से बड़े लूंगी, और यही अगर मुझे पता लग रहा है बच्चा सीवियर केस है, तो मैं बहुत छोटे छोटे जो है गोल्स लूंगी बच्चे को आगे अचीव कराने के लिए। तो ये मेन पर्पस है सारे असेसमेंट के। यहाँ से टाइप ऑफ असेसमेंट जो है, एजुकेशनल असेसमेंट शुरू है। सबसे पहला आता है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, आप जो टीचर्स क्लास में छोटे छोटे टेस्ट लेती है, उन्हीं को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी असेसमेंट होता है, रीज़न स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। टीचर स्टूडेंट के लिए इसलिए होता है कि बच्चा जो धीरे धीरे अगर उसको छोटे छोटे टेस्ट लेकर किया जाए, तो उसका अटेंशन इस चीज में इम्प्रूव होता है, वो ध्यान देता है चीजों को। साथ ही साथ टीचर्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर टाइम से टाइम अगर टीचर्स असेसमेंट ले लेंगी, तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो गोल या टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनी सही यूज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर बच्चे में 0% का रिजल्ट दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स के गोल में और टीचर्स के टीचिंग स्ट्रेटेजीज में कहीं प्रॉब्लम है, जो बच्चे की बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। समेटिव असेसमेंट जो है, ओवरऑल की बात होती है यहाँ पे। जब पूरा बच्चा गोल कर लेता है, आप सिखा देते हैं, तो एंड में इसको यूज किया जाता है। और ये जो एंड होता है बच्चे की ओवरऑल रिजल्ट के लिए होता है, रिकॉर्डिंग के लिए होता है कि उसने कितना सीखा इस चीज को, कि रिकॉर्ड किया। साथ ही साथ नेक्स्ट गोल के लिए भी उतना ही बेनिफिट होता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, और अब नेक्स्ट गोल क्या लेना है या उसी गोल को कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही समेटिव और असेसमेंट अपनी अपनी जगह है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों ही असेसमेंट है। और आज की डेट में ये आप चाहे नॉर्मल स्कूल में जाइए, चाहे इंक्लूसिव स्कूल में जाइए, या स्पेशल स्कूल में जाइए, दोनों ही अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, और बहुत अच्छा जो है इससे रिजल्ट आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। और तीनों जगह ये यूज हो रहे हैं, नॉर्मल स्कूल, इंक्लूसिव और स्पेशल स्कूल में।
तीनों जगह इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं राइट और रॉन्ग में, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप अपनी थिंकिंग के बारे में नहीं बता सकते। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको राइट और रॉन्ग में जवाब देना होता है। ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस या मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर आप खुल के आप बात नहीं कर सकते, जो आपसे पूछा गया है उसे सही या गलत तरीके से आप राइट या रॉन्ग में बता सकते हैं। इसके बाद आता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, उससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, असेसमेंट होता है। लाइक आपको ऐसे दे दिया गया, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन्स करने हैं, या नोट्स बनाने के लिए बोल दिया गया, किसी एक टॉपिक के बारे में नोट लिखने के लिए कहा गया, आपको कोई एक टॉपिक दे दिया उसे डिस्कशन करने के लिए बोल दिया, तो वो डिस्कशन को आपने एक स्टोरी बनाने के लिए बोल दिया। वो जब ये सब चीजें आती हैं वो सब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। ये होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट। इनके दोनों के ही अपने अहमियत होती है। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपकी मेमोरी को ज्यादा करता है, और सब्जेक्टिव जो है आपकी थिंकिंग को बतलाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट आता है। फॉर्मल असेसमेंट जो होता है पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं, उसके क्वेश्चन प्लान्ड होते हैं, किस तरीके से उसकी मार्किंग होगी वो प्लान्ड होता है पूरा, उसका रिजल्ट प्लान्ड होता है कि अगर इतने में आया तो ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर है, या ग्रेड्स होती हैं कि इतने में आया तो वो A+ होगा, ये B+। तो पूरा का पूरा जो है प्री प्लान्ड होता है। इसको कहते हैं फॉर्मल असेसमेंट। जो आपके बहुत सारे टूल्स होते हैं, आपके डायग्नोस्टिक टूल होते हैं, वो सब क्या होते हैं फॉर्मल असेसमेंट। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, आपके आपके नॉन रेफरल टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, बहुत सारे जो टेस्ट है आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, या अदर आपका जो ये सब होते हैं फॉर्मल असेसमेंट कहलाते हैं। ऐसे असेसमेंट जो पहले से प्री प्लान्ड होते हैं, उनके क्वेश्चंस प्लान्ड होते हैं, और उसके अलावा इसके क्वेश्चंस के अलावा उनके जो क्राइटेरिया है वो प्लान्ड होता है कि अगर यस आएगा तो क्या होगा, नो आएगा तो क्या होगा रिजल्ट, उसके बाद कितने आंसर सही हुए तो क्या रिजल्ट आएगा, नो, मतलब पूरा का पूरा जो है प्री प्लान्ड होना होता है, और वो ऑथराइज्ड भी होते हैं। तो ऐसे असेसमेंट को फॉर्मल असेसमेंट कहा जाता है। बाकी एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिए हैं, आपके जो नीचे दे रखे हैं वो सारे फॉर्मल असेसमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मल असेसमेंट के बाद इनफॉर्मल असेसमेंट। जिस तरीके से अभी मैंने पहले बोला फॉर्मल असेसमेंट पहले से प्री प्लान्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल असेसमेंट पहले से प्लान्ड नहीं होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो स्टैंडर्डाइज भी नहीं होते। आप तुरंत उसी वक्त भी प्लान कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल जो क्लास टेस्ट होते हैं छोटे मोटे टीचर्स ले लेते हैं, वो भी इनफॉर्मल असेसमेंट के अंदर ही आता है। इसके अलावा अगर कोई सामने बच्चा है, ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ऑब्जर्व करके बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो, वो भी आपका इनफॉर्मल असेसमेंट में आता है। आपने डिक्टेशन ले ली, वो आपका इनफॉर्मल असेसमेंट में आते हो। तो ये सभी चीज़ें जो है इनफॉर्मल असेसमेंट में आते हैं, इनका कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया भी फिक्स नहीं होता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी एक चेकलिस्ट अगर टीचर ने बना ली तो वो एक इनफॉर्मल असेसमेंट है। ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, टाइप स्पेलिंग, ये सब चीज़ें इनफॉर्मल असेसमेंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है नॉन रेफरेंस्ड टेस्ट। इसको हम NRT के नाम से भी जानते हैं, और ये रॉबर्ट क्लजर ने क्वाइंट किया था। ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है, लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं और लेकिन उसका कंपैरिजन जो है पीयर ग्रुप्स के साथ होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे एक 7 साल के बच्चे का मैं टेस्ट ले रही हूँ, इंडिविजुअल टेस्ट लिया है, मैथ्स का लिया है, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट जो है उसके अदर जो क्लास के बच्चे हैं, पीयर्स हैं, और उनके साथ मैं जो है उसका कंपैरिजन करूंगी कि उन बच्चों का कितना था, आपका कितना था, आप कहाँ पे जो है बिलोंग करते हो। तो ये चीजें होती हैं आपकी NRT, आपका नॉन रेफरेंस टेस्ट। इसके बाद आता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके अंदर ये भी एक इंडिविजुअल जो है
टेस्ट है, लेकिन इसका जो कंपैरिजन होता है किसी पीयर के साथ नहीं होता, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर उस बच्चे का, जैसे मैंने 7 साल के बच्चे का एक मैथ्स टेस्ट लिया था, तो अब मैं इसमें क्राइटेरिया वाले में उसके साथ के क्लासमेट से मैं कंपेयर नहीं करूंगी। अब जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि 7 साल के बच्चे को कितना मैथ्स आना चाहिए, उससे कंपैरिजन करूंगी। जो ह्यूमन माइलस्टोन्स है उनके साथ कंपैरिजन करूंगी। अब उसका मैं जो असेसमेंट निकला है उसका, उससे जो टेस्ट करना है, कंपैरिजन करना है, इस ऐसे टेस्ट को क्या बोलते हैं? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। हमारे आज के सेशन के ये 3 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, और ये जो क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस पेपर्स में से ही लिए गए हैं। कुछ जो है मेरे पास जो प्रीवियस पेपर HI, MR, ASD, CP इन सब के होते हैं, तो मैं उसी में से किसी में से भी ये चीजें उठा लेती हूँ, क्योंकि असेसमेंट जो है कॉमन टॉपिक है, सभी को ही पढ़ना है। तो फर्स्ट जो आपका आता है व्हाट इज असेसमेंट, ये 2 नंबर में भी आपका पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। 2 नंबर के अंदर जब आप ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंट्रो या डेफिनेशन आप लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। अगर 5 नंबर में ही इतना आता है तो आप असेसमेंट, उसका पर्पस और उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, 5 नंबर में आपको 250 से 500 के बीच में ही लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। 500 भी पूरे ना हो, 250 से 350 के नियर ही लिखना है। 500 भी बड़ा हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। नेक्स्ट जो आता है माई नीड असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। क्यों जरूरत है असेसमेंट की चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए? एक चीज याद रख लीजिए, आपके पेपर्स के अंदर जब भी आता है माई नीड असेसमेंट करके ही आता है, लेकिन ये चीज याद रखिए जब भी आपका असेसमेंट पूछ रहे हैं एजुकेशनल असेसमेंट की ही बात हो रही है। अगर ये क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी वाले पेपर में आता है तब हो सकता है जो असेसमेंट की बात हो रही है साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात हो रही होगी। अगर कहीं और आता है तो एजुकेशनल असेसमेंट की ही बात हो रही है। कई बार पेपर में स्पेसिफिक नहीं दे रखा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आ रहा है या असेसमेंट वाले पेपर्स के अंदर आ रहा है तो आप जो है एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में लिखेंगे। अगर आपका ये असेसमेंट वाला क्वेश्चन अगर साइकोलॉजी वाले पेपर में आता है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या एजुकेशन साइकोलॉजी में आता है, तो आप जो है असेसमेंट जो है मिक्स करके भी लिख सकते हैं, एजुकेशन असेसमेंट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं दे रखा। नहीं तो बेटर ये है आप उस दौरान आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में लिखें। लेकिन अभी हमने जो इस स्लाइड में बात की है एजुकेशनल असेसमेंट की बात की है, दोनों के पर्पस, दोनों की जरूरतें दोनों की अलग अलग है। नेक्स्ट जो है राइट शॉर्ट नोट अबाउट NRT और CRT। टाइप सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन NRT CRT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक पेपर के अंदर कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन 2 नंबर में ये जो है NRT और SRT आ जाता है। 5 नंबर में हमेशा टाइप करके ही आते हैं कि असेसमेंट के कितने टाइप्स हैं या असेसमेंट के टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करिए, तो इस तरीके से आता है। आप चाहे वो टाइप, वो 5 टाइप हमने बात की थी साइकोलॉजिकल और क्लिनिकल, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप एजुकेशनल असेसमेंट के टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपकी टीचर किस तरीके से करा रखा है और क्वेश्चन किस वे में आ रहा है। तो ये से आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पहला सेशन और सेकंड सेशन दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। जो मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहती थी इस टॉपिक के अंदर, जितना पूछा जाता है जो आपके पेपर में आता है वो मैंने आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।